हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेजरी। सो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है एमए पीआईएसएम यानी कि एमए पॉलिटिक्स जो जेएनयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था 2021 का, उसका क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले दो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 1 to 20 एंड 21 to 40 जो है क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जहाँ पे हम लोगों ने बताया था कि आपको कि 2020 के क्वेश्चंस को आप देखिए, समझिए कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सो दैट कि आपको एक आइडिया मिलता जाए कि इस प्रिपरेशन कैसे करना है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट कि आपको अपडेट मिलता रहे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम ट्रेजरी के द्वारा जो है स्टडी मटेरियल, क्लासेस, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, यूजीसी पेपर सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। तो उसके लिए आपको रजिस्टर करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उस पर आप रजिस्टर कर सकते हैं, और या फिर आप लोग जो है हम लोगों को कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। हम लोगों का नंबर है 8448878849। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये जो है हम लोग क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन। तो 41 इन इंटरनेशनल लॉ टेरिटोरियल वाटर इज अप टू, यानी कि जो हर एक कंट्री का टेरिटोरियल वाटर का क्लेम होता है वो कितना तक होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वो 12 नॉटिकल माइल्स। ऑपरेशन बांदा वाज अ कोड नेम फॉर, तो ऑपरेशन बांदा किस चीज़ का कोड नेम था? तो बालाकोट एयर स्ट्राइक। ये आपका बोल सकते हैं कि जो इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन है उससे क्वेश्चन आ गया था। द स्टिलवेल रोड बिल्ट ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार टू इन इंडिया नॉर्थर्न रीजन कनेक्ट्स, तो वो कौन से दो रीजन को ये रोड जो है कनेक्ट करता था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है इंडिया एंड चाइना। द मैकार्थी डोनाल्ड लाइन इज ए प्रपोज्ड बाउंड्री इन डिस्प्यूटेड एरिया ऑफ, मतलब ये कौन से डिस्प्यूटेड, जो 4 डिस्प्यूटेड एरिया दिया गया है उसमें क्वेश्चन ये है कि ये जो है कहाँ पे ये प्रपोज किया गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2, अक्साई चीन, इंडिया पाकिस्तान। तो यहाँ पे देखिए जैसे एरिया दे दिया गया है, यहाँ पे दो कंट्रीज़ के बीच में भी हो सकता था, इंडिया चाइना, इंडिया नेपाल, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया म्यांमार। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। द टर्म हेलीकॉप्टर मनी रेफर्स टू, हेलीकॉप्टर मनी किसे बोला जाता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है प्रिंटिंग लार्ज सम्स ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूटिंग टू द पब्लिक। ये क्यों पूछा गया? क्योंकि रिसेंट ईयर्स में अगर आप देखिएगा तो बहुत सारे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में आप देखिएगा कि उनके जो करेंसी रेट है सुपर इन्फ्लेशन हो गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रिंटिंग मनी। नहीं तो अगर पॉवर्टी का ऑप्शन ये होता है कि लोगों के पास पैसे नहीं है तो सरकार पैसे दे देती, लेकिन इट्स नॉट वाइबल एंड फिजिबल फॉर द गवर्नमेंट टू सिंपली प्रिंट मनी एंड डिस्ट्रीब्यूट। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पे आप देखिएगा कि वो इन्फ्लेशन आ जाता है, सुपर इन्फ्लेशन आ जाता है सडनली, विद इन आवर्स एक एक के प्राइस जो है 1000-10,000 टाइम्स बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे पूछा गया कि टर्म ऑफ हेलीकॉप्टर मनी, यहीं पे पूछा जा सकता था कि इम्प्लीकेशन ऑफ हेलीकॉप्टर मनी, तो हो सकता है यहाँ इन्फ्लेशन हो जाता, डिफ्लेशन हो जाता, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो इस तरीके से भी ऑप्शंस दिए जा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द डिप्लोमेटिक इवेंट दैट प्रोवाइडेड द बेसिस फॉर लॉन्ग टर्म पीस प्लान फॉर यूरोप बाय सेटिंग क्रिटिकल इशूज अराइजिंग फ्रॉम द फ्रेंच रिवोल्यूशनरी वार्स एंड नेपोलियनिक वार। तो ये जो 4 जो प्रोसेस है बेसिकली, तो उसमें से कौन सा था जो प्रोवाइड बेसिक फॉर लॉन्ग टर्म पीस इन यूरोप? तो इसमें से आपको जो है सेलेक्ट करना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कांग्रेस ऑफ वियना। और इसी में अगर आप आईआर में एक क्वेश्चन देखिएगा तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कांग्रेस ऑफ वियना जो है वो कब एंड हुआ। तो इस तरीके से भी वो बोला जाता है कि ड्यूरेशन कितना था। तो आप बोल सकते हैं स्टार्टिंग विद द नेपोलियनिक वॉर एंड एंडिंग विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, विद द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पीस ट्रीटी वॉज साइंड इन, यहाँ पे ईयर पूछा गया है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे पैक्ट के बाद और पेरिस पीस ट्रीटी दे दिया गया है। यहाँ पे आपसे ये भी हो जाता है कि ये जो सेकंड ऑप्शन है ये ना देके इस टाइप के क्वेश्चन को मैच द फॉलोइंग के रूप में भी पूछा जा सकता है आपसे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1928।
आपसे ये भी पूछा जाता है कि पेरिस पीस ट्रीटी दो कौन से कंट्रीज के बीच में साइन हुई थी, व्हाट वेर द ऑब्जेक्टिव्स, कहाँ पे साइन हुई थी, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। पेरिस में साइन हुई थी या किसी और अलग सिटी में साइन हुई थी, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिसंबर 2008 द इन 2001 the International Commission on Intervention and State Sovereignty produced an influential report that argues for reformation of the concept of state sovereignty vis-a-vis a protection of people. It created the concept of, तो चार आपसे दिया गया एक्सेप्शनल इंटरवेंशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्ट, एजेंडा 21, ग्लोबल कॉम्पैक्ट। तो इसमें आप तो क्लियरली बोल दीजिएगा कि एजेंडा 21 तो आपका वो 1991 रियो डी जेनेरियो से रिलेटेड है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। तो अक्सर जो है जैसे ये इंटरनेशनल कमीशन है, इसी में अगर मान लीजिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो ट्रीटी साइन की गई थी, या आप ये बोल सकते हैं जो रिजोल्यूशन हुआ था, द राइट टू सेल्फ गवर्न, तो उससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्लस जैसे यहाँ पे ये आपको जो चार ऑप्शन दिया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन सारे ऑप्शंस को आप थोड़ा सा सर्च कर लीजिए, कि इन ऑप्शंस के बारे में भी जान लीजिए। नेम द पोलिश लॉयर हु कॉइन्ड द टर्म जेनोसाइड। तो चार ऑप्शन, मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी ने कोई भी गलती की होगी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये रफेल, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, फेडरल, यूनिटरी स्टेट एंड कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो चार ऑप्शन है। अब इसमें कन्फ्यूजन वाली तो बात है नहीं, इंडियन यूनियन ऑफ स्टेट्स है, और ये यूनियन ऑफ स्टेट्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 में ही मेंशन्ड है। Next question, given below are two statements. Statement 1, any part of the constitution may be amended by following the procedure prescribed in article 368. No part of the constitution may so be amended as to alter the basic structure of the constitution. तो आई गेस बोथ द, अगर आप इसको देखिएगा तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका जो है करेक्ट स्टेटमेंट, जो करेक्ट आंसर है वो स्टेटमेंट 1 है। और इसी में मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट केसेस में बातें की गई थी, तो उसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडियन ओशन आर्किपेलागो दैट वाज एट द सेंटर ऑफ एन इंटरनेशनल डिस्प्यूट बिटवीन मॉरिशस एंड यूके इन रिसेंट टाइम्स। तो ये चार जो आपका आइलैंड है, तो इसमें ये देखिए यहाँ पे सारे जो आइलैंड हैं ये सारे डिस्प्यूटेड आइलैंड्स ही हैं, तो इस चीज़ को भी एक बार देख लेना है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1, कागोस आइलैंड, सिंकाकू, फैल्कन आइलैंड, फैल्कन वार्स जिसको हम बोलते हैं, स्पाटी आइलैंड, ये सारे डिस्प्यूटेड ही हैं। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी अंडर द यूनाइटेड नेशन चार्टर लाइज विद द, यहाँ पे आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, सिक्योरिटी काउंसिल। प्लस इसी में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूएन चार्टर में कौन सा आर्टिकल जो है ये वीटो पावर देता है, या कौन सा आर्टिकल है, या कौन सा रिजोल्यूशन था जहाँ पे 5 मेंबर्स टू 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स इंक्रीज किया गया था। तो सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, again two statements. Article 253 of the Indian Constitution empowers Parliament to legislate even on a subject in the state list for implementing any treaty with any other country or the decision at any international conference. Correct. The Article 19(2) of the Indian Constitution, public interest is ground for reasonable restriction to curb the freedom of press. तो दो ऑप्शन दिया गया है। यूजुअली देखिए जब भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आर्टिकल्स को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, तो हो सकता है कि वो सेम आर्टिकल से क्वेश्चन उठा सकते हैं या अलग अलग आर्टिकल से भी क्वेश्चन उठा सकते हैं। तो यहाँ पे जो आर्टिकल स्टेटमेंट 1 है वो तो करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 करेक्ट नहीं है, इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वो है ऑप्शन 3। Which article of the Indian Constitution specifically prohibits discrimination against any citizen on grounds only of religion? कौन सा आर्टिकल बोलता है कि एनी सिटीजन ओनली ऑन रिलीजन? तो यहाँ पे आपको जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है
आर्टिकल 15। तो कॉन्स्टिट्यूशन से अच्छे खासे अमाउंट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बोथ आईआर पॉलिटिकल साइंस एंड एमए पॉलिटिक्स। एमए पॉलिटिकल साइंस में तो इनफैक्ट वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। 2020 में अराउंड 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इस 2021 के एंट्रेंस में अराउंड 19 क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिस्टेड आउट द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी ने कोई भी गलती की होगी। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब देखिए, इसी में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट में, अमेंडमेंट एक्ट में कौन कौन से न्यू प्रोविजंस इंसर्ट किए गए थे। आपसे ट्विस्ट करके ये भी पूछा जा सकता है कि ये कब हुआ था। तो इस टाइप की चीज़ें के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। तो इस टाइप से एक दो क्वेश्चंस हमेशा पूछ लिए जाते हैं, हमेशा जो है इस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। तो हेनरी डॉन, ये भी आप लोग को देख लेना है कि इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस कब फाउंड किया गया था, कौन से प्लेस पे फाउंड किया गया था। द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑन पर्सन बिलोंगिंग टू नेशनल और ethnic, religious and linguistic minorities was adopted by the UN जनरल असेंबली। तो जो चीज़ें मैंने पहले बोली थी, जहाँ पे एक क्वेश्चन को डिस्कस करते समय मैंने बोला था कि जैसे सेल्फ गवर्नेंस की बात होती है, जितनी जो डिक्लेरेशन होता है, वुमेन डिक्लेरेशन हो, चाइल्ड डिक्लेरेशन हो, पर्सन डिक्लेरेशन हो, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ होता है, तो ये जो यूएन की इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशंस हैं उनको देख लेना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1992। 1992 में पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट द रिफ्यूजीज। दे आर आउटसाइड देयर कंट्री, दे हैव वेल फाउंडेड फियर ऑफ परसिक्यूशन, एब्सेंस ऑफ नेशनल प्रोटेक्शन, पॉवर्टी इज अ रीजन ऑफ बीइंग आउटसाइड द कंट्री। तो इसमें चार जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें फॉलोइंग नॉट करेक्ट अबाउट रिफ्यूजी, तो ये है आपका 4। पॉवर्टी एज ए रीजन, ये कोई रीज़न नहीं होता है, ये हमेशा जो है एथनिक माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट, या आप ये बोल सकते हैं कि दो ग्रुप्स के बीच में जब भी क्लैश होता है तो ये चीज़ें देखी जाती है। आउटसाइड द कंट्री 100% करेक्ट है। वेल फाउंडेड फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन ट्रू है। एब्सेंस ऑफ नेशनल प्रोटेक्शन करेक्ट है। और रिफ्यूजीज़ में भी आपको एक चीज़ देख लेना है कि वो रिफ्यूजीज़ के बारे में आप जब भी पढ़ाई कर रहे हैं तो कौन से रिफ्यूजीज़ कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं और अभी वो कहाँ सेटल किए हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है द नेम द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दैट गेव इफेक्ट टू एक्वायरिंग ऑफ टेरिटरीज बाय इंडिया एंड ट्रांसफर ऑफ सर्टेन टेरिटरीज टू बांग्लादेश इन परस्यूएंस ऑफ बायलैटरल अकॉर्ड्स बिटवीन द टू कंट्रीज। तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये पॉसिबल हो पाया था? तो कॉन्स्टिट्यूशन 100th अमेंडमेंट एक्ट 2015। तो आपने देखा ही है कि अभी तक हम लोगों ने जितने डिस्कस किए हैं, तो इस 20 क्वेश्चन में अगर किसी एक टॉपिक का वेट जो सबसे ज़्यादा था वो था कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस का। तो कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शंस को अच्छे से कवर अप कर लेना है। और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। बाकी क्लासेस, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल किसी के जानकारी के लिए give us a call or register. We'll contact you and we'll share the details. If you have any specific question, please comment on the comment section and we'll answer you. बाकी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जेएनयू के लिए थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होती है क्वेश्चन की, प्लस यहाँ पे कंपटीशन भी हाई होता है, तो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। सो होपफुली आप लोगों ने देख लिया है कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस 20 सेट में। तो फटाफट जो है आप लोग अच्छे से रिवाइज करना शुरू कीजिए। और सबसे पहले आपको ये करना है कि जब भी आप क्वेश्चन को देख रहे हैं तो क्वेश्चन के सेक्शंस को देखिए कि कहाँ से आ रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन एनालाइज किए जा रहे हैं, कौन कौन सी टॉपिक्स को कवर अप किया जा रहा है, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।